बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो इसका अनुप्रयोग क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसकी सहायता से हम करते क्या हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो हमारे पास कोई चालक तार है। इस चालक तार में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑस्टेड ने बताया था कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके कारण इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसका हमको मान निकालना है। तो ये बायो-सेवर्ट के नियम के सहायता से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा चालक तो कई प्रकार का हो सकता है। रेखी चालक हो सकता है, वृत्तीय चालक हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। तो बहुत तरह के चालक हो सकते हैं। और जब चालक बहुत तरह के हो जाएंगे तो उनके द्वारा निकाले गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अलग अलग होगा सभी चालक के लिए। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस में 2 सिलेबस है हमारा। पहला ऋजु रेखी चालक, जिसको हम सीधी रेखा चालक कहेंगे, और दूसरा क्या है, वृत्तीय कुंडली। परिनालिका भी होता है, लेकिन आजकल बहुत दिन से परिनालिका सिलेबस में नहीं है। परिनालिका को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले एम्पियर के परिपथी नियम में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बता दिया। और अब हम शुरू करते हैं इसका पहला एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है क्या है, सरल रेखी चालक। सरल रेखी चालक, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, सरल रेखी चालक। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर क्या होता है, ये देखो। मान लो हमारे पास एक सरल रेखी चालक है। ठीक है, एक सीधा तार है और उस तार में हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। तो जब हम स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, इसका हमको कैलकुलेशन करना है। तो मैं टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर दूं कि आप हर स्टेप को, हर लाइन को देखो। एक्चुअली होता क्या है, हमको बहुत लंबे समय से ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और ऑफलाइन क्लास में अपन जब होते हैं तो कुछ भी चीज़ अपन पढ़ाते हैं तो तुरंत बच्चों की फेस रीडिंग करते हैं, चेहरे को देखते हैं कि हाँ भाई किसके। बड़े बड़े मेरे बैच होते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को देखता हूँ, किसी के चेहरे से मुझे पता चल जाता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इमीडिएट उसको मैं कॉल करता हूँ कि तुमको समझ में नहीं आया, उससे पूछता हूँ, दोबारा बताता हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा ड्रॉबैक है ये कि इस तरह से आप हमारे सामने बिल्कुल फिजिकली हमारे सामने आप नहीं होते, तो ये नहीं हो पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन जैसा मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, ऑफलाइन जैसे मैं आपको बता सकूँ। तो उसका एक उपाय है कि आप प्लीज़ बहुत ध्यान से चीज़ों को समझा करो ताकि कोई चीज़ मिस मत हो। ऑफलाइन क्लास में हमारे पास चांस होता है कि टीचर को सर यहाँ कैसे हो बता दो, यहाँ पर नहीं होता। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है और मेरे को बहुत ध्यान से बताना है कि मैं इतनी सूक्ष्मता से बताऊं कि समस्या जैसा कोई बात ही ना हो। माने एक बार ऑफलाइन क्लास में अपन थोड़ा लापरवाह भी हो सकते हैं कि चलो किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेगा सर ये क्या है बता दो। लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होता है कि भाई मैं ऐसा बता दूं, क्योंकि बच्चे के पास पूछने का ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो मैं ऐसा बताऊं कि उसको समस्या ही मत आए। तो हम दोनों इस तरह से ईमानदारी से वर्क करेंगे तो फिर वो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे और मैं उतनी सूक्ष्मता से बताऊंगा कि समस्या मत आए, तो फिर सवाल ही नहीं है, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए देखिए, तो ऋजु रेखी चालक होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं कि एक हमारे पास एक चालक है, ये मैंने एक सरल रेखी चालक ले लिया। ठीक है, कलर को मैं बदलता हूं इसका चालक का, ठीक है थोड़ा। चलो ये ले लिया मैं एक ऋजु रेखी चालक। ध्यान से सुनना, ये एक ऋजु रेखी चालक है, सरल रेखी चालक है। अब इस चालक में हमने धारा प्रवाहित किया है, सपोज आई। इस चालक में जो धारा प्रवाहित किया उसका मान कितना है, आई है। इसमें हम इस चालक से मान लो यहाँ पर r दूरी पर या d दूरी पर, कोई भी दूरी आप मान सकते हो। चलो इस दूरी को हमने d मान लिया, यह d दूरी है। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, एक एक लाइन ध्यान से सुनना। इस चालक तार से d दूरी पर हमने एक बिंदु लिया, यह बिंदु P है मान लो, और इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। ये हमारा उद्देश्य है
कि हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि हम बायो सेवर्ट, और बायो सेवर्ट का नियम तो किसके लिए लागू होता है? अल्पांश के लिए लागू होता है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? अल्पांश के लिए लागू होता है। ठीक है, क्लियर ना? सब चीज क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्यों वीडियो अटक रहा है क्या? अभी रुक रहा था क्या वीडियो? चलिए ठीक है, ठीक। हाँ तो सुनो, तो हमने क्या किया, हमने इस चालक तार पर ये एक अल्पांश ले लिया, ये चालक तार पर हमने एक अल्पांश ले लिया, ये ए बी अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश की लंबाई हमने क्या ले लिया? dl ले लिया। dl लंबाई का हमने एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश मतलब छोटा पार्ट। अब इसको हमने क्या किया? इस बिंदु से मिला दिया, इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया, ऐसा अपन करते हैं मालूम है। और अल्पांश के साथ में इसका जो बनाया गया कोण है, अल्पांश के साथ ये जो बनाया गया कोण है, इसको हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया, क्योंकि अल्पांश के साथ बनाए गए कोण को अपन थीटा लेते हैं। अब सपोज ये वाला जो कोण है, ये बिंदु मान लो O है, इस कोण को हमने अल्फा ले लिया, और ऊपर में अपन छोटा सा कोण लिए हैं, इसको हमने क्या ले लिया? डी अल्फा ले लिया। संकेतों को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको हमने डी अल्फा ले लिया। ओके, अब क्या किए, यहां से एक हमने रचना किया, यहां से हमने एक लंब डाला, ये AC हमने यहां पर एक लंब डाला। AC लंब क्यों डाला? यहां पर हमको 3 समकोण त्रिभुज बनाने थे, और 3 समकोण त्रिभुज की सहायता से हमको इसको डिराइव करना है। तो ये मैंने अभी फिगर बनाया है, फिगर अभी कंप्लीट नहीं है, अब जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाएगा उसके हिसाब से मैं चित्र को क्या करना है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं। वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है क्या? अभी तो क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? अब ठीक है? हाँ, वीडियो बीच में थोड़ा रुक रहा था, नेटवर्क का कुछ इशू होगा। ओके, चलो अब देखो, यहां पर मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाने से पहले यहां पर लिख रहा हूं वर्किंग स्टेप। वर्किंग स्टेप्स, तो वर्किंग स्टेप्स के कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये जो फिगर आप देख रहे हो, वर्किंग स्टेप का मतलब आप समझ रहे हो, ये फार्मूला का डेरिवेशन बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 20 स्टेप से ज़्यादा है। और 20 स्टेप का डेरिवेशन यदि आप कुछ टेक्निक से याद नहीं रखोगे तो भूलने का डर है। तो जनरली क्या होता है कि हम स्टेप्स भूल जाते हैं, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद क्या करें। तो मैंने इसके लिए एक वर्किंग स्टेप बनाया है, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस स्टेप से हमको काम करना है। और ये 6 पॉइंट का जो वर्किंग स्टेप है, उसको यदि आप याद रख लिए तो आपको 20-22 स्टेप का जो डेरिवेशन है 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्किंग स्टेप पर बात करते हैं। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, देखो ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में देखो, यहां पर यदि हम क्या करें, साइन थीटा निकाल लें, तो यहां पर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा की सहायता से AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा के सहायता से हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। पहला वर्किंग स्टेप क्या बताया मैं, एक समकोण त्रिभुज है ABC, आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें साइन थीटा निकालेंगे, साइन पाई माइनस थीटा निकालेंगे वास्तव में, क्योंकि ऊपर में थीटा है तो नीचे वाला जो कोण है, ये अंदर वाला कोण, वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। मैं यहीं पर एरो लगा के लिख देता हूं, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो वास्तव में हम सबसे पहले साइन पाई माइनस थीटा निकालेंगे। इसके बाद हम फिर दूसरा काम क्या करेंगे, देखो दूसरा काम हम इस समकोण त्रिभुज में चले आएंगे, यहाँ पर ACP। तो यहाँ पर फिर समकोण त्रिभुज अपने पास ACP, और इसमें हम निकालेंगे साइन डी अल्फा, साइन डी अल्फा निकालेंगे, ये कोण डी अल्फा है, और साइन डी अल्फा की सहायता से हम निकालेंगे यहाँ पर AC का वैल्यू। यहाँ से फिर हम दोबारा AC का मान निकालेंगे, दोबारा AC का मान निकालेंगे, ये एक बार AC का मान यहाँ निकालेंगे, एक बार AC का मान यहाँ पर निकालेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
तीसरा काम, दोनों AC को बराबर कर देंगे, AC बराबर AC। यहाँ पर भी हमने AC का मान निकाला है, फिर एक बार और AC का मान निकाला है, और दोनों AC के मान को हम बराबर कर देंगे। दोनों AC के मान को बराबर करने के बाद यहाँ से हम DL sin थीटा का मान निकालेंगे, DL sin थीटा का मान। अब ये वर्किंग स्टेप को समझो, इसी स्टेप पर मैं अभी वर्क करने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आप आ जाओ, ये चौथा पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, चलो यहीं पर लिख दूँ। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो चौथा पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज अपने पास ये है, क्या, AOP। तो समकोण त्रिभुज AOP में, इस समकोण त्रिभुज में हम चले आए और यहां पर हम निकाल लेते हैं फिर कास अल्फा। यहां से कास अल्फा निकालेंगे तो कास अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहां पर क्या है, देखो ये है D, और कर्ण क्या है यहाँ पर AC। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कास अल्फा का वैल्यू की सहायता से यहाँ से हम 1/d का वैल्यू निकालेंगे या 1/r का वैल्यू निकालेंगे, उसको अपन देख लेंगे जैसा जरूरत पड़ेगा। 1/r समझ लो, ये दूरी को हमने r सपोज किया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r, तो ये दूरी भी क्या होगा, r होगा। क्लियर। तो इसकी यहां से हम 1/r का वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर चौथा काम हम क्या करेंगे, पांचवा काम क्या करेंगे, पांचवा वर्किंग स्टेप, अब बायो-सेवर्ट का जो नियम है उसमें इस मान को पुट अप कर देंगे, पुट ऑन बायो-सेवर्ट लॉ। ये लाइन सबसे पहले आप लिख लो, नहीं तो फिर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सुनो एक बार ध्यान से, ये फिगर है आपके सामने, और इस फिगर में आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे और उसकी सहायता से AC का मान निकालोगे। फिर समकोण त्रिभुज ACP में साइन D अल्फा का मान निकालोगे, उसकी सहायता से AC का मान निकालोगे। दोनों AC के मान को बराबर करके DL साइन थीटा का मान निकालोगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज AOP में कास अल्फा के सहायता से 1/r का मान निकालोगे। ये सब मान को क्या करोगे, बायो-सेवर्ट के नियम में रख दोगे। जब बायो-सेवर्ट के नियम में ये सब को रख दोगे तो आपको फिर डेरिवेशन हो जाएगा। तो इतने चीज को आप लिखो, सबसे पहले नोट डाउन करो इसको। ये वर्किंग स्टेप एग्जाम में नहीं लिखना है ना, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि वर्किंग स्टेप परीक्षा में भी लिख के आ गए आप, एग्जाम में नहीं लिखना है उसको लिखना है सिर्फ आपको अपने तैयारी के लिए, क्योंकि मैं उसी स्टेप पर वर्क करने वाला हूं। अभी जो मैं वर्क करूंगा उसी स्टेप पर वर्क करूंगा, ठीक है। बिल्कुल सभी बोर्ड के लिए है वो। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? चलिए अब हम इसी वर्किंग स्टेप को फॉलो करेंगे। तो एक बार मैं अब नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं और फिर बार बार मैं इसको फिगर के साथ आपको बताऊंगा और इसी वर्किंग स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमको फिर उसको फिगर का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला वर्किंग स्टेप आप अपने नोटबुक में लिखे हैं ना, आप अपने नोटबुक में इसको लिखें, आप इसको देखते जाइए। मुझे तो याद है, आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए, इसीलिए इसको मैं लिखने के लिए आपको टाइम दिया था और इसको आप फॉलो करते जाइए। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये देखो, ये पाई माइनस थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब क्या है, थीटा का सामने वाला AC, और कर्ण क्या होगा, AB। तो AC अपान AB समकोण त्रिभुज, क्या नाम है भैया, दिक्कत होता है चित्र सामने ना हो तो, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू AC बटे AB। फिर मैंने क्या बोला था, वर्किंग स्टेप चेक करो अपने नोटबुक से। इसके बाद मैंने बोला था यहाँ से AC का मान निकालना है,
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन पाई माइनस थीटा, ए सी इक्वल टू ए बी साइन पाई माइनस थीटा, दैट इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू ए बी का जो मान है वो डी एल है, ठीक है, हमने ए बी को डी एल लिया है अल्पांश, और साइन पाई माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट। देखो पहला वर्किंग स्टेप हमने पूरा कर लिया, ये पहले वर्किंग स्टेप में मैंने बोला था कि ए सी का मान निकालना, तो ए सी का मान हमने डी एल साइन थीटा निकाल लिया। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब सेकंड वर्किंग स्टेप में आओ, क्या कि समकोण त्रिभुज ए सी पी में, ए सी में क्या निकालना है, साइन डी अल्फा। समकोण त्रिभुज ए सी पी में, समकोण त्रिभुज ए सी पी में साइन डी अल्फा इक्वल, साइन डी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, देखो ये साइन डी अल्फा, तो ये हो जाएगा लंब माने ए सी, और बटे कर्ण क्या होगा, ये ए पी कह सकते हो, ठीक है। तो ए सी अपान ए पी, ए सी अपान ए पी, दैट इम्प्लाइज, यहां से हम इसको सॉल्व करें, मैंने ए सी का मान निकालने बोला, तो ए पी को इधर ट्रांसफर करो, और चित्र में देखो ये ए पी जो डिस्टेंस है ए से लेके पी तक, ये हमने आर सपोज किया है, तो ये भी आर होगा, कि ये कोण बहुत छोटा है तो दोनों भुजा लगभग बराबर होगा, तो आर के बराबर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये ए पी का वैल्यू आर है, तो इधर ट्रांसफर होके हो गया आर, और साइन डी अल्फा के बराबर होगा। क्यों होगा भाई डी अल्फा के बराबर, क्योंकि जब साइन के साथ का कोण, जब साइन के साथ का कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो साइन डी अल्फा के बराबर होगा। फिर मैंने थर्ड वर्किंग स्टेप में क्या लिखा है, देखो दोनों ए सी को बराबर करना है और डी एल साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल मेरा काम कैलकुलेटेड है कि किसके बाद क्या करना है। तो अगेन एक तथा दो से, एक तथा दो से दोनों ए सी के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, डी एल साइन थीटा इक्वल टू आर इंटू डी अल्फा। इसको दे दो रिलेशन नंबर 3। ओके, तो तीसरा वर्किंग स्टेप हमने पूरा कर लिया। अब देखो चौथा वर्किंग स्टेप मैंने क्या बताया है, समकोण त्रिभुज ए ओ पी, इस समकोण त्रिभुज में क्या निकालो, कास अल्फा। तो समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, जिसको वर्किंग स्टेप याद है उसके लिए तो टाइम पास है इसका कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने की पॉइंट बना दिया शुरू में। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, कास अल्फा। तो कास अल्फा इक्वल टू होगा डी अपान आर। देख लो यहां पर चित्र में कास अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो डी अपान आर हो जाएगा। और मैंने बोला यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, 1 अपान आर का। तो देखो डी अपान आर हो गया, तो 1 अपान आर का वैल्यू निकालना है, डी इधर ट्रांसफर करो, तो 1 अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास अल्फा अपान डी। ये कास अल्फा अपान डी, ये हो जाएगा रिलेशन नंबर 4। 1 अपान आर इक्वल टू कास अल्फा अपान डी, ये हो गया रिलेशन नंबर 4। ओके, तो ये रिलेशन 3, रिलेशन 4। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बोला है कि अब क्या करना है, इसमें बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, ठीक है। अगेन बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से हम क्या करें, ये जो हमारा बायो सेवर्ट का नियम को एक बार लिख देता हूं मैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, इस नियम में क्या करेंगे, ये हम जो डी एल साइन थीटा का वैल्यू निकाल के रखे हैं रिलेशन 3 में, सुनना ध्यान से यहाँ पर मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। तो ये डी एल साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, उसको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ये डी एल साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से ला के यहाँ पर पुटअप कर देंगे, जिसका मान क्या है, आर इंटू डी अल्फा है। तो वो मान यहाँ पर रख दें, तो देयर फोर अपने को क्या मिल जाएगा, देखो देयर फोर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और इंटू आई अपान आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, और इंटू ये जो डी एल साइन थीटा है, डी एल साइन थीटा वो आर डी अल्फा के बराबर हो जाएगा, आर इंटू डी अल्फा, आर इंटू डी अल्फा। ओके, अब यहाँ पर देखो एक आर इसके साथ में कट जाएगा,
बहुत ध्यान से समझो एक एक स्टेप को, इसीलिए मैंने सबसे पहले वर्किंग स्टेप। और आप लोग को एक और सलाह है मेरा आज कि इस क्लास को करने के बाद किसी भी हालत में आप 12 घंटा के अंदर, 12-14 घंटा के अंदर इसको रिवाइज कर ही लेना। मतलब इस वीडियो को दोबारा देख लेना और प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ लेना, अदरवाइज भूल जाओगे, फिर ठीक से नहीं बनेगा। ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, मंडे से चलेगी केमिस्ट्री की क्लास। तो यहाँ पर एक एक आर कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देयरफॉर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो एक आर कैंसिल होगा तो आई डी अल्फा। ठीक है, एक मिनट, डी बी डी एल साइन थीटा का वैल्यू हमने पुट अप कर दिया ना, आर इंटू डी एल। ठीक है कर, तो आई डी अल्फा अपान आर, आई डी अल्फा अपान आर, आई इंटू डी अल्फा अपान आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी अल्फा अपान आर। ओके, यहाँ पर कुछ वैल्यू को, चलिए आगे आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी अल्फा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, ये आपको केयर करना है। ये आर माने 1 अपान आर का वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, देखो ये 1 अपान आर का वैल्यू निकाल के रखा हूँ। कास अल्फा अपान डी, उसको पुटअप करना है। माने एक बार हमने डी एल साइन थीटा का मान भरा और दोबारा हम उसमें काहे का मान भरेंगे, 1 अपान आर। तो कास अल्फा अपान डी, कास अल्फा अपान डी, तो ये हो जाएगा इंटू कास अल्फा अपान डी। दैट इम्प्लाइज डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। और यहाँ पर इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो इंटू ये आई अपान डी अलग से लिख लिया और ये हो गया कास अल्फा डी अल्फा। ये जो फार्मूला अभी निकाला गया है वास्तव में फार्मूला किसके लिए है, अल्पांश के लिए है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं आपको कल का ही बता दिया था। आप अच्छा मेहनत नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी। 5-6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक, इसीलिए मैंने इसके लिए वर्किंग स्टेप बनाया हुआ है। ये आधा काम हुआ अभी, ये हमने निकाला है अल्पांश के लिए। अब एक बार चित्र में पुनः आ जाओ और थोड़ा ध्यान देना कि हम क्या करें। अब यदि अपने चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें, चालक तार की लंबाई को कैसे बढ़ा दें, इसको ऊपर तक थोड़ा और ले जाएं इस तरह से, और इसको हम यहाँ से मिला दे रहे हैं। ये डॉटेड लाइन से मैंने मिला दिया और ये पॉइंट सपोज एक पॉइंट ये एक्स है और एक पॉइंट सपोज वाई है। तो अब हमने क्या किया, हमारा जो अल्पांश था, ये जो छोटा सा अल्पांश था डीएल लंबाई का, उसको हमने एक्स वाई तार बना दिया, मतलब तार की लंबाई को हमने बढ़ा दिया। तो तार की लंबाई को जब हम बढ़ा देंगे, एक्स वाई कर देंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने सपोज इस वाले एंगल को अल्फा 1 सपोज कर लिया और ये ऊपर का जो एंगल है उसको हमने अल्फा 2 सपोज कर लिया। तो अब हम तार एक्स वाई के कारण, जैसे मान लो मेरे पास ये मान लो तार है, तो पहले छोटे पार्ट के लिए निकाला था, अब तार को बढ़ा दिया। तो तार एक्स वाई के लिए जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसको अल्फा 1 से अल्फा 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन में चलिए। अगेन तार एक्स वाई के लिए, अगेन तार एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा 1 टू अल्फा 2। और यहाँ पर हम अल्फा 1 को माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो मूल बिंदु से नीचे का कोण है और मूल बिंदु से नीचे के कोण को हम क्या लेते हैं, निगेटिव। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। मतलब क्या हुआ इसका, छोटे छोटे अल्पांश के लिए इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन माने जोड़ना। तो सबसे पहले हमने छोटे पार्ट के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब उस छोटे पार्ट से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम समाकलन कर दें तो पूरे बड़े पार्ट के लिए हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 dB दैट इक्वल, अब यहाँ पर यदि हम मान को भरें और समाकलन करें तो क्या होगा, दैट इक्वल टू माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 और dB का ये मान है अपने पास म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी कास अल्फा डी अल्फा, कास अल्फा डी अल्फा। अब आपको ये बात पता है कि ये पूरा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है।
तो केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, कास अल्फा का, किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए यहाँ पर हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल, इसको बाहर कर दो, ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, और ये इंटीग्रेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, कास अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या है, ये बी एक्स वाई है ना, ये बी एक्स वाई है। तो नेक्स्ट, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं तो आप लोगों को कल से बता रहा हूँ। ये बी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, और लिमिट रखने का फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, अल्फा 2, और लोअर लिमिट क्या है, माइनस अल्फा 1। तो साइन अल्फा 2 माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस साइन माइनस अल्फा 1, ये हो जाएगा, दैट इक्वल टू, ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, और यहाँ पर देखो ये साइन अल्फा 2 और साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फा 1, ये, या इसको आगे पीछे करके लिख लें, तो देयरफॉर बी एक्स वाई इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, 1 को पहले लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये हो जाएगा एक्स वाई चालक तार की लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक्स वाई चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने तार को एक्स वाई किया है। अब दोबारा चित्र में चले आओ, देखो यदि हम क्या करें, अब इस चालक तार की लंबाई को क्या कर दें, अनंत कर दें, माने इसको अनंत तक ले जाएं अपन। तो चित्र को ध्यान से समझना, यदि तार की लंबाई अनंत हो जाए तो अल्फा 1 का जो मान है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 90 तक हो जाएगा, और अल्फा 2 का मान ऊपर बढ़ते बढ़ते 90 तक हो जाएगा। मतलब यदि तार को हम अनंत लंबाई का कर दें, तो यही एग्जाम में पूछता है, अनंत लंबाई के लिए पूछता है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा तार अनंत लंबाई का हो जाएगा। तो चलो देखो, अनंत लंबाई के तार के लिए यहां पर मैं अगेन अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा 1 का वैल्यू 90 डिग्री और अल्फा 2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, देयरफॉर अब देखो बी एक्स, अब क्या है, बी अनंत लंबाई का हो गया, तो बी इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1, देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2i, तो 2i अपान डी, ये इसका फाइनल इक्वेशन है। ये जो आया है यही इसका फाइनल इक्वेशन है ये। ओके, तो इतने पार्ट में ये डेरिवेशन होता है। अब देखो, इतने लंबे डेरिवेशन को मैंने स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट से समझाया है। अब जो स्टूडेंट मेरे की पॉइंट को ढंग से समझा होगा उसके लिए इसमें कुछ नहीं रखा है। जैसे मैं खुद जब इसको डिराइव करता हूँ तो ये मेरे को याद नहीं रहता मेरे को क्या करना है। मेरे को बस याद रखना है कि मेरे को ये 5 स्टेप का काम करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो चित्र आपको तैयार रहना चाहिए। चित्र के बाद ये जो वर्किंग स्टेप लिखा हूँ 5 पॉइंट का, यही सब कुछ है। ये 5 पॉइंट पूरे 22-23 पॉइंट को डील करता है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में साइन थीटा निकाले, आगे आपने देख लिया। फिर त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACP में साइन D अल्फा निकाले। फिर समकोण त्रिभुज AOP में कास अल्फा निकाले। उसके बाद इन मानों को हमने बायो-सेवर्ट के नियम में भर दिया। ओके, तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ लोग को कठिन भी लगा होगा मान लो, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग इस क्लास का
2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग आप देखो, उसके बाद एक बार रफ कॉपी में आप उसको बिना देखे बनाने की कोशिश भी करो। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप, ये कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल वैसी वर्किंग स्टेप पर किया है जिसे जैसा मैंने पीछे आपको बताया है। उसके बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार वीडियो को रिपीट करके आप इसको देख लेना। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट के नियम का पहला एप्लीकेशन। ओके, तो समझ में आया, मजा आया? सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है ना, ये रेड कलर से दिख रहा है, वो सी पॉइंट है। ओके, वो सी पॉइंट है। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? और कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल के क्लास में हम आपको इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, वो है वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज थोड़ा लेट हुआ, क्लास थोड़ा सा बाहर था तो बहुत हड़बड़ी में आया, सीधा क्लास में आया आपके। ओके, थैंक यू सो मच।